हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक ओझा और मैं आज आप लोगों के लिए एमटीएस की लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए उसके बारे में बताने आया हूं। क्या होता है कि लास्ट के टाइम पर लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इधर उधर, और यही टाइम होता है जब पेपर खराब भी कर सकता है कोई बच्चा, और यही टाइम है कि पेपर अच्छा भी किया जा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा, अभी पेपर देना है, 1 महीने बचा है और मेरा ये स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लेगा और जो मैं बताया उस पर काम कर लेगा तो टॉप कर जाएगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना है। मैं बातें उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं जो पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए लोग जो ढंग का स्कोर कर रहे हैं, उससे 10-20 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, इसके बारे में बताने आया हूं। वो लोग डिस्ट्रैक्ट ना होए, इसके बारे में बताने आया हूं। वो लोग जो सिलेक्शन ले सकते थे, थोड़ा सा के लिए पीछे ना रह जाए, उनके लिए मैं इन बातों को बताने आया हूं। न कि जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर के सोया था और एग्जाम के दिन उसको जब एडमिट कार्ड आता है तो पता चलता है एग्जाम है, तो उसके लिए ये नहीं बता रहा हूं। तो सीरियस बच्चे हो, ढंग से पढ़ना है, बातों को ढंग से सुनना और काम करना। 30 दिन में कुछ तो चेंज आपको मिलेगा ही, क्योंकि ऐसे तो मैं बोल नहीं रहा हूं। मेरे को एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे स्किप करते हैं, किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारी बातें मैं बताऊंगा इसमें। और सारे चीज मेरे को ढंग से पता है, तो मैं ढंग से बताऊंगा आपको। आप उस पर काम करोगे तो आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बातें आपको बता दूं कि इस बार एमटीएस 2021, एसएससी एमटीएस 2021 जो कि जुलाई में होने वाला है, जुलाई 2022 में होने वाला है, जुलाई 22 में होने वाला है। उसमें अभी तक जो वैकेंसी अनाउंस किया गया है 7301 के अराउंड है, हवलदार और एमटीएस की वैकेंसी। लेकिन अगर आप देखोगे तो 39 लाख, मतलब अप्रॉक्स 40 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए हुए। आप देखो 40 लाख फॉर्म फिल किए तो इसका मतलब ये नहीं डर जाना है। 7300 सीट है, 40 लाख बच्चे हैं, लेकिन अपीयर होने वाले बच्चे कुछ कम हो जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं। पढ़ने वाले सीरियस बच्चे इसमें 50,000 भी नहीं होंगे, सीरियस बच्चे 50,000 भी नहीं होंगे। उसमें से जो 90% बच्चे होंगे उनको सिलेबस भी अच्छे से नहीं पता होगा, वो कभी मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होंगे, सिर्फ एग्जाम के दिन जाएंगे, उठ के और पेपर दे के आएंगे। तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने वाले भीड़ से अलग होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, सीरियस रहते हैं और फिर सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आपको सीरियस रहना है, सिलेक्शन लेने वाले बच्चों में बनना है, न कि भीड़ में शामिल रहना है। नहीं तो भीड़ का बारे में बताऊं तो मैं एक चीज और बता देता हूं। उसके पहले बता दूं, देखो फॉर्म फिल किए 40 लाख, अगर मैं इस 40 लाख से परसेंटेज देखूं, सिर्फ 0.8% बच्चे ही सेलेक्ट होने वाले। मतलब हर 1000 बच्चे में अप्रॉक्स 2 बच्चा, 1.8 ही होगा, मैं 2 लिखा हूं। 10,000 में 18 बच्चे, मतलब 180 बच्चे अप्रॉक्स। 10,000 में 180 गलत लिख दिया मैं, मतलब अप्रॉक्स 18 बच्चे। अब सोचो 10,000 में से सिर्फ 18 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। इस लेवल का कंपटीशन है। मैं इस 40 लाख से कंपेयर कर रहा हूं, इस 40 लाख से कंपेयर कर रहा हूं। इस कंपटीशन में जॉब लेना, एक गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको दिन रात ढंग से मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना होगा, रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हैं, 6 दिन छुट्टी मना रहे हैं। अगर छुट्टी मनाओगे अभी तो फिर नौकरी भी आपको नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। मजाक कर रहा था, सीरियस रहो, लेकिन ऐसा मत कि आप पढ़ाई में सीरियस हो जाओ। जिंदगी में ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, जिंदगी में फन काटते रहना है। पढ़ाई में सीरियस रहो, मजे भी लेते रहो लाइफ की। अब मैं एक बात बताऊं, कंपटीशन वाली बात, तो मैं आपको बताता हूं। एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। मैं मैथ से ही हर चीज को समझता था, तो आपको भी मैथ से ही समझाता हूं। मैं बोला ये जो है ना सर्कल, इस बीच में ना लोग जो है सिलेबस वाले हैं, जो जिनको सिलेबस पता है क्या होता है एमटीएस एग्जाम, फॉर्म फिल किए हैं। तो इस 40 लाख में से 10 लाख भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको पता होगा सिलेबस ही। और जो बाहर है वो 30 लाख बच्चे हैं। ये बाहर 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल करके सोए हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता है एग्जाम क्या होता है क्या नहीं। अब इस 10 लाख बच्चों में से भी जो सीरियस होंगे वो 1 लाख भी नहीं होंगे, 1 लाख बच्चे भी सीरियस नहीं होंगे।
तो 1 लाख का ये बना हुआ है सर्कल छोटा वाला, और इस 1 लाख बच्चे में जो सेंटर है ना ये छोटा सा, वो 7,000 वालों का है। वो 7,000 वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। अब इस 1 लाख वाले में से कुछ बच्चे होंगे जो इधर मार करके घुस जाएंगे इस सेंटर में, कुछ होंगे जो अंदर में होंगे और गलतियां करेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो अब मैं बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे होंगे जो आज की बात सुनने के बाद हो सकता है इस सर्कल में घुस जाए 1 महीने के अंदर, और कुछ बच्चे होंगे जो उसके अंदर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, कर लेंगे, कुछ गलती कर देंगे और बाहर हो जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। तो बातों को ध्यान से सुनना, क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूं। बातें सुन के आप उस पर काम करना, सिर्फ सुन के सो मत जाना। काम करोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मेनली 4 चीज होता है जो लास्ट के मंथ में किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। उसके बाद जो अगला पार्ट है वो मॉक टेस्ट। उसके बाद जो अगला पार्ट है मॉक का एनालिसिस। उसके बाद जो अगला पार्ट है इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना, बार बार रिपीट करना। इस 4 चीज के ऊपर आपको अगले 1 मंथ बिना टाइम वेस्ट किए काम करते रहना है, जितना काम कर सकते हो। तो मैं पहला पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन में आपको पता है आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो मैं एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद आपको रिवाइज कैसे करना है, रिवीजन का सोर्सेस क्या होना चाहिए, जो रिसोर्सेस मैं सजेस्ट करूंगा उसको एक बार ध्यान से सुनना और उसी से रिवाइज करना। तो देखिए हम लोग मैथ्स को पहले कैसे रिवाइज करें। मैथ्स को रिवाइज करने में आपको एक बात और पता होना चाहिए, मैथ्स में 25 में 25 कैसे करें। एसएससी एमटीएस एग्जाम में जो एक इशू नहीं होता है वो है टाइम का इशू। इसमें 90 मिनट टाइम होता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो जो टाइम इशू है वो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, आपका बेसिक्स क्लियर है, ढंग से पढ़े हो, तो आप 25 में 25 स्कोर कर जाओगे। कोई नहीं, आधा घंटा टाइम दो 25 क्वेश्चन में, 40 मिनट टाइम दो, 40 मिनट में तो 25 क्वेश्चन कर लोगे ना, कि 40 मिनट में भी नहीं हो पाएगा। अगर बेसिक्स पढ़े हो तो आप यहां पे 35 मिनट 40 मिनट देके 25 में 25 सॉल्व करोगे। अब बताता हूं कुछ एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इसमें पहला बात है एडवांस मैथ। जो एडवांस मैथ का टॉपिक है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही कम मतलब एक ही चैप्टर है जिससे क्वेश्चन मैं देखा हूं। मैं पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करता हूं। मेंसुरेशन 3D से कभी 1 कभी 2 क्वेश्चन दिखा, कोई सेट में ट्रिगो से 1 क्वेश्चन दिखा, कोई सेट में मेंसुरेशन 2D से दिखा, कोई सेट में मेंसुरेशन 2D से दिखा, कोई सेट में मेंसुरेशन 2D से दिखा। बहुत रेयर ही कोई सेट होगा जिसमें ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन भी दिखा। एलजेब्रा से मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिखा। एलजेब्रा का जो क्वेश्चन पूछा भी जा रहा था, रेशियो वाले बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे थे जो हम लोग रेशियो के अरिथमेटिक मैथ में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन ही नहीं है। तो आप हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ही नहीं है। तो आप मेनली जहां फोकस रहना है, आपको अरिथमेटिक मैथ पे फोकस करना है। उसमें आपको ढंग से पढ़ना है। आप अरिथमेटिक मैथ का बात करो तो उससे आपके क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्स बता रहा हूं, 22 के अराउंड क्वेश्चन आएगा अरिथमेटिक से। मैं 3 क्वेश्चन मान लिया एडवांस से, मान लिया, हो सकता है 2 ही रहे, हो सकता है 1 ही रहे, लेकिन मान लिया मैं 3 है। अब आपको इस 22 के ऊपर ज्यादा फोकस रहना है। अब इस 22 में से जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं कि 22 का 22 इजी क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम के क्वेश्चन को मैं जब देखा तो 2 से 3 और कहीं कहीं 4-5 भी, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बात करता हूं तो 2 से 3 कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो अगर आप इस 22, ये 22 अरिथमेटिक वाला है, ये 22 दूसरा हो रहा है, ओवरऑल 25 में से जो 22 क्वेश्चन है उसको आप ढंग से कर लेते हो, इन टाइम कर लेते हो, इस 2-3 क्वेश्चन में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, साथ साथ टाइम वेस्ट ना करने के बजाय साथ साथ गलती भी नहीं कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स। और ईगो पे तो आपको लेने नहीं है ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो पेपर खराब कर देगा। ईगो पे ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं लेने होते। तो ईगो पे ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं लेने हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन पे, सिली मिस्टेक नहीं करना है इधर से। और ध्यान से,
20-22 क्वेश्चन सॉल्व करो, 2-3 को लास्ट के लिए छोड़ दो। उसके बाद आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक टेस्ट में आपको ढंग से बताऊंगा। यहाँ जो बता रहा हूँ सुनो, जो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आते हैं उसको ढंग से करने होते हैं, 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले लास्ट में करने होते हैं। अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आ सकता है, इसके लिए जो बताऊंगा, सबसे बेस्ट चीज है आप क्या करो, जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है, आप लोग सोचोगे मैं यहाँ एमटीएस में मेंस का पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ। मेंस का पेपर हुआ है, उसमें जो एरिथमेटिक मैथ पूछा गया है, जो डीआई पूछा गया है, उसको वहां से सॉल्व कर लो। एडवांस मत सॉल्व करो, कोई जरूरत ही नहीं है एडवांस सॉल्व करने का, नहीं भी करोगे एग्जाम के दिन अगर होना होगा तो हो जाएगा। अगर बात करूं, अगर जिस किसी का मैथ अच्छा होगा, जिसका कमांड अच्छा होगा, जो पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, वो एडवांस को भी सॉल्व करे, एडवांस को भी सॉल्व करे। दूसरा सोर्स है, अभी अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा सोर्स है, जो अभी सीजीएल का पेपर हुआ इसको सॉल्व करो, सीजीएल का पेपर, सीजीएल 2021 वाला। चौथा सोर्स है, अभी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है, जब तक अपना लोग का एग्जाम होगा एमटीएस का, तो एमटीएस की एग्जाम टाइम सीएचएसएल का आंसर की रिलीज हो गया रहेगा, आंसर की रिलीज हो गया रहेगा। तो आपको सीएचएसएल का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना कि कोई और सोर्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आपको जो ये 4-5 पेपर हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम के, अगर इसको आप सॉल्व कर ले रहे हो, आपको धीरे धीरे पीछे जाना है। अब ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको जो एक साथ साथ काम करते रहना है, जो एमटीएस 2020 के पेपर हुए हैं उसको मॉक के फॉर्म में देते रहना है, उसको मॉक के फॉर्म में देते रहना है। तो आप यहां से 25 में 25 कर जाओगे अगर सारा चीज कवर करोगे और 2-3 क्वेश्चन को ईगो में ना लेके लास्ट में सॉल्व करोगे। ये सारी बात उनके लिए है जो सिलेबस पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए वो अभी कुछ नहीं उखाड़ेंगे ज़्यादा, सिर्फ 30 दिन तक जोश जोश में पढ़ेंगे, जाकर 60, 65, 55 स्कोर करेंगे, फिर फेल होके आएंगे और किस्मत को थोपेंगे किस्मत के ऊपर कि मेरा किस्मत ही अच्छा नहीं। मेहनत करने वाले हर बार सिलेक्शन ले जाते हैं, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। बात करो रीजनिंग में, तो यहां भी आपको 25 में 25 किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके हर सेट में 25 में 25 कर दोगे। 1-2 क्वेश्चन यहां भी बहुत ही डिफिकल्ट साइड आ रहा है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि उसका वहां पे जो पैटर्न है, पैटर्न को पकड़ नहीं पा रहे बच्चे। तो कोई बात नहीं, जो 23-24 क्वेश्चन है जिसको आप पैटर्न को पकड़ पा रहे हो उसको पहले निपटाओ। अब जब 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन को निपटा लोगे कम से कम टाइम में, तो 1-2 बचेगा, उसको लास्ट के लिए छोड़ना और उसको भी अटेम्प्ट करना। इसका भी सोर्स सेम है, इसका भी सोर्स सेम है। आपको सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल पेपर 2021, सीएचएसएल, मेंस में तो रीजनिंग रहेगा नहीं, तो एमटीएस 2020 का पेपर, इसको आपको सॉल्व करना है। अगर कोई बोलेगा मैं सॉल्व कर लिया हूं तो एक बार और करो, उसको लगता है वो 10 दिन में फिर एक बार और कर लेगा, तो दोबारा करो, फिर एक बार करो, तिबारा करो, इसी को लेकिन बार बार रिपीट करो। रिपीट इन द सेंस कि आप उससे कितना लर्न कर रहे हो, ऐसा नहीं कि रट्टा लगा लेना है आंसर का, उसके पैटर्न को कितना एनालाइज कर रहे हो कि अगर रिपीट करता है क्वेश्चन तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। इन सब चीजों को देखते हुए पढ़ना है। तो रीजनिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है आपको। रीजनिंग में एमटीएस 2020 के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सीजीएल के भी सॉल्व करने हैं, सीएचएसएल के भी सॉल्व करने हैं, सिलेक्शन पोस्ट के भी सॉल्व करने हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उसी को सॉल्व करना है। लास्ट 30 डेज में कहीं कोई कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा इधर उधर। रिवीजन के लिए आप सबसे बेस्ट सोर्स है ये। उसके बाद मैं बात करूं तो अगला इंग्लिश का मैं बात करता हूं। इंग्लिश में भी 25 में 25 किया जा सकता है क्योंकि टाइम इशू नहीं है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी। यहां पर एक्यूरेसी, नॉलेज अभी जो इंग्लिश का है वो बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ही लिमिटेड चीज हो गए हैं पढ़ने को। सिर्फ जो प्रीवियस ईयर पेपर के सारे वोकैब्स याद कर लिया है, ग्रामर एक बार अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट है, थोड़ा सा, क्योंकि एक क्लोज टेस्ट रहता है आई थिंक, तो थोड़ा सा भी रीडिंग हैबिट है तो 25 में 25 कर जाएगा। चलो मान लिया एक आध एरर भी हो गए, एक आधा एरर भी हो गया, तो अब 23-22 तो करेगा ना, 22-23 तो करेगा ना। तो जो इंग्लिश में है रिसोर्सेस इसके भी सेम है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार रट्टा लगाओ, सॉल्व करो, जो नहीं आता उसको समझो, आप उसको कोई भी डाउट हो रहा है तो डाउट को क्लियर करो।
रिसोर्सेस। अब मैं अभी तक आपको 75 मार्क्स का स्ट्रैटेजी बता चुका हूं। आपका टारगेट होना चाहिए जो इस 75 मार्क्स है, मैथ से, रीजनिंग से और इंग्लिश से, मैथ से, रीजनिंग से और इंग्लिश से आप में आपको क्या करना है, इधर से मिनिमम टारगेट अपना। मिनिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको इधर से 70 प्लस करना पड़ेगा। ये मैं मिनिमम बताया हूं और डुएबल है। एक आधा एरर हो गया आपका इंग्लिश में, एक आधा एरर हो गया रीजनिंग में, आप मैथ्स में एरर करो नहीं, मैथ्स में 100% एक्यूरेसी रख सकते हो, तो आप 70 प्लस यहां से कर सकते हो। अगर यहां से आप 70 प्लस कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूं, करने वाले बच्चे ना यहां से आप लोग को लगेगा मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं, तो 75 आउट ऑफ 75 करेंगे। जो सीजीएल का पेपर हुआ है इस बार, उसमें भी 150 में से 150 करने वाले मेरे खुद के फ्रेंड है। 50 में 50 मैथ, 50 में 50 रीजनिंग, 50 में 50 इंग्लिश, बहुत सारे। तो करने वाले इधर तीनों में 100% करते हैं। बस अब आप पे डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड क्या है पेपर वाले दिन, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितना मेहनत किए हो। तो अपना टारगेट छोटा नहीं करो अभी से, आप टारगेट रखो 70 प्लस करना है। इसके लिए आपको ध्यान से धीरे धीरे बनाना होगा, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए यहां तीनों को करें। जो चौथा सेक्शन है, जो सिलेक्शन जिसपे बहुत ही बड़ा डिपेंड करता है बड़े लेवल पे, वो है अपना जनरल नॉलेज। अब मैं जनरल नॉलेज का बात करूं तो मैं यहां पे लिखा हूं 17 प्लस मार्क्स। 17 भी लाना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए, मैं सीरियसली बता रहा हूं। जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा उसके लिए 17 मार्क्स भी बहुत है। अब मैं बात करूं जीके का रिसोर्सेस, तो जीके का रिसोर्सेस के लिए भी अभी आपको ऐसा नहीं कि हिस्ट्री उठा के पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी उठा के पढ़ रहे हो, नहीं। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं सीजीएल वाले और जो होंगे सीएचएसएल वाले आने वाले हैं, और साथ साथ इसके थोड़ा पीछे जाओगे तो थोड़ा पीछे सिलेक्शन पोस्ट हुआ है, तो इनके पेपर को आपको, इनके पेपर वाले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं करेंट अफेयर को ना देखते हुए, मतलब आप देख सकते हो करेंट अफेयर्स अगर आपको पता चल रहा है, क्योंकि करेंट अफेयर्स इस बार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराने पूछ रहे हैं। तो करेंट अफेयर्स को थोड़ा इग्नोर मारते हुए सारे क्वेश्चंस को देखना है। और करेंट अफेयर्स को अगर आप ध्यान दे रहे हो तो क्या करो, सुनो। आप देखो कितना साल पुराना है, 1 साल, 2 साल, तो आपको इधर का रेंज मिला कि इतना पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है। अगर लगता है कि हाँ मेरे पास औकात है, कर सकता हूं, तो करो 2 साल पुराना करंट अफेयर्स। क्योंकि जो हार मान गया वो तो हार मान गया, करने वाले करेंगे। क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि ये नहीं मिल रहा है, मेरे पास ये रिसोर्सेस नहीं है, एक्सक्यूज निकालते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है, मेरे पास ये नहीं है। खाना सामने रखा हुआ है, खाना पेट में नहीं जा रहा है, क्योंकि हाथ से उठा के डालना पड़ेगा ना पेट में जाने के लिए। कुछ लोग ये रोना रोते रह जाते हैं, कुछ लोग बस वो लड़की नहीं मिल रही है क्योंकि मेरे पास ये दिक्कत है। अरे वो दिक्कत सॉल्व करो ना। मेरे पास गिटार नहीं है तो वो लड़की गिटार वाले के साथ चली गई, गिटार सीख लो ना, गिटार खरीद लो ना। समझ रहे हो ना, बात को समझो। क्या तो ये बाइक नहीं है मेरे पास तो वो नहीं मिला मेरे को, बाइक खरीदो ना। खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा कमाओ, एटीट्यूड बदलो। मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करने आया हूँ कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। नहीं मेरे को करना है, थोड़ा सा करने वाला एटीट्यूड नहीं लाओगे तो होगा क्या कि आप पीछे रह जाओगे, हर बार एक्सक्यूज निकालते निकालते, कभी कुछ मार्क्स से, कभी कुछ मार्क्स से, कभी कुछ मार्क्स से। तो आपको एटीट्यूड रहना चाहिए कि यहाँ पे आपको पढ़ना है। ये जो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन है, अगर कर सकते हो, हिम्मत है तो करने का इधर स्टार्ट करो, लेकिन फोकस पॉइंट आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश 3 होना चाहिए। वहाँ आपको ढंग से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप समय बचा रहे हो तो इन पेपर को देखते हुए करंट अफेयर्स पे लगो और जाओ वहाँ फोड़ के आओ। क्योंकि कट ऑफ आप जानते होंगे, एमटीएस का कट ऑफ 90 जाता है, कहीं कहीं 90 से भी प्लस जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सारे पेपर में आप 90 स्कोर कर दोगे। कुछ पेपर होते हैं जहां पे आपका 70 स्कोर बनेगा टोटल ओवरऑल, कुछ में आपका 95 बनेगा, कुछ में आपका 78 बनेगा, 75 बनेगा। तो आपको ओवरऑल पेपर अच्छा करना है। तो मेन 3 चीज को फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और चौथा जो है जनरल नॉलेज। यहाँ पर 17 लिखा हूं, अगर इससे कम भी आता है तो कोई बात नहीं, करने वाले तो 19-20 करके आ जाते हैं। बस जीके में एक चीज का ध्यान रखना, तुक्का कम लगाना, तुक्का कम लगाना। तुक्का मतलब गेस कम मारना, जिससे क्या होगा, एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। अटेम्प्ट करके आओगे 95 क्वेश्चन तो आपको लगेगा हाँ 3-4 मिस्टेक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2-3 मिस्टेक होगा, इससे ज्यादा नहीं। अटेम्प्ट करके आओगे 100 क्वेश्चन, जीके तुक्का लगा के आओगे 10 क्वेश्चन, एरर हो जाएंगे। पहले से 1-2 होने वाले थे, 10 के 10 एरर हो गए।
तो एक्यूरेसी खराब हो जाएगा तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, उसके लिए तुक्का कम मारना है। आगे की बात मैं बताऊं तो आप अगर अच्छा करते हो तो एक चीज है जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, वो है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका शिफ्ट कठिन हुआ तो आप, मैं देखा पिछले साल को पेपर को उठा के तो 20-20 मार्क्स 15-15 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं, किसी किसी में 10-10 मार्क्स इंप्रूव हुए, मतलब इंक्रीज हुए। तो मैं यहाँ पर एक रेंज देने आया हूँ, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया ये बात श्योर है कि आपका 20 बढ़ेगा, ये सोच के नहीं जाना है। ये सोच के जाना है कि आप अच्छा करके आओगे। तो आप अच्छा करके आओगे, अगर हार्ड शिफ्ट हो गया, आपका स्कोर 70-72 भी बना, ओवरऑल आपका स्कोर 70 से 72 भी बना, तो भी आप क्वालिफाई करोगे हार्ड शिफ्ट में। अगर आपका स्कोर मॉडरेट में 80 के राउंड बना तो भी आप क्वालिफाई करोगे। लेकिन वही इजी शिफ्ट में आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। यहां पे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा, स्कोर मेंटेन करना होगा, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका हार्ड शिफ्ट हो, मॉडरेट शिफ्ट हो, इजी शिफ्ट हो। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि आप पढ़ के कितने अच्छे से गए हो, आप पढ़ के कितने अच्छे से गए हो। तो आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से पढ़ के जाकर पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं आगे बात करूं तो क्या है मॉक टेस्ट के बारे में। अभी जो है मॉक टेस्ट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार आप मॉक देना है। मॉक में जो एक इशू नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, मैं आशा करता हूं वो इशू नहीं हो रहा होगा, वो टाइम का, क्योंकि अभी भी टाइम का इशू हो रहा है तो बहुत दिक्कत है। टाइम का इशू नहीं हो रहा होगा, टाइम का इशू नहीं हो रहा होगा तो आपको क्या करना है, दिन भर में, पूरे दिन में 2 मॉक अगर अभी आप दे सकते हो तो दे दो, इससे ज्यादा दे सकते हो तो भी दे दो। 1 मॉक तो मिनिमम है भाई, 1 तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन आप 2 दो, अभी आगे आप 2 से ज्यादा दे सकते हो तो 2। अगर 2 से ज्यादा नहीं दे सकते, 1 ही दे सकते हो तो 1 देते हुए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन CGL, CHSL, MTS सिलेक्शन पोस्ट वाले सॉल्व करो, लगातार सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। एग्जाम के दिन क्वेश्चन रीड करने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, कि क्या आधा रीड करने के बाद समझे, पूरा रीड करने के बाद समझे, या फिर दोबारा रीड करना पड़ा एक क्वेश्चन को, ये आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। जैसे प्रैक्टिस किए रहोगे वैसे ही आप करोगे। तो मॉक आपको 2 देना है और मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। मैं बोला मैथ्स का आप एनालिसिस कर रहे हो, मान लिया मैथ्स में 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन में से आप 18 अटेम्प्ट किए, 18 अटेम्प्ट नहीं किए, 18 सही किए, 3 गलत किए और 4 रॉन्ग किए। ये क्या है, राइट, ये क्या है, रॉन्ग, ये क्या है, अनअटेम्प्टेड। अब मैं रॉन्ग में मान लूं तो रॉन्ग के 2 टाइप के होंगे, 2 होंगे मान लो सिली मिस्टेक और 1 होंगे कॉन्सेप्चुअल एरर। अनअटेम्प्टेड में होगा टाइम मैनेजमेंट की वजह से कुछ क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए, कुछ होंगे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की वजह से आप छोड़ के आए हो, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की वजह से आप छोड़ के आए हो। तो आपका रीजन क्या है छोड़ने का, आप देखो। ये 18 क्वेश्चन हो सकता है आप राइट तो किए हो, कुछ क्वेश्चन को इन टाइम किए हो, कुछ क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लेकर किए हो, मोर टाइम। तो आपको ऐसे एनालिसिस करना होता है एक एक क्वेश्चन का मैथमेटिक्स में। राइट वाले में भी आपको जो मोर टाइम है उसको आपको समझना है, क्यों ज्यादा टाइम लगा, उसका कोई शॉर्टकट है, कैसे किया जा सकता है। रॉन्ग वाले में सिली मिस्टेक जो हुआ है, सिली मिस्टेक आगे से नहीं करेंगे तो सिली मिस्टेक का रीजन क्या है। जैसे आंसर टिक करना था A रेशियो B, आप टिक कर दिए B रेशियो A। आंसर पूछा था कि आप, मैं जैसे बात करूं, कोई SI का क्वेश्चन है, पूछा कि आपको अमाउंट बताना है और इंटरेस्ट बताना है, आप ऑप्शन में इंटरेस्ट को पहले और अमाउंट को बाद में टिक कर दिए। इस टाइप से ही एरर होता है एग्जाम में, सिली वाले। अब मैं बात करूं जो कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ, आपको पता करना है किस कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, उसको लर्न करना है। अनअटेम्प्टेड रहा तो अनअटेम्प्टेड वाले पार्ट को, कॉन्सेप्ट को पढ़ो, टाइम मैनेज करो, ये सब चीजें आप यहां से इस तरीके से एक एक चीज को प्रॉपर एनालिसिस करो। आपको रीजनिंग में भी यही काम करना है। रीजनिंग में तो मैं बताता हूं कि एक काम करो कि एक कॉपी लाओ छोटा सा, उसमें क्या करो कि रीजनिंग के आप 25 क्वेश्चन मान लिया सॉल्व किए, तो 25 क्वेश्चन में मान लिया कि आपका एक्यूरेसी अच्छा है, तो मान लिया 22 आप सही किए और 3 अनअटेम्प्टेड रह गया, रॉन्ग आप एक भी नहीं किए। तो अनअटेम्प्टेड क्यों रहा, आप उसके पैटर्न को नहीं समझ पाए, वो कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन था। कॉपी खरीद के लाओ, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, उस पे उस पैटर्न को नोट डाउन करो
ऐसे करके आप अगर कुछ मॉक दोगे, मान लिया 100 क्वेश्चन आप नोट कर लिए, 3-3 4-4 3-3 4-4 2-2 3-3 करते हुए 25 मॉक के बाद 100 क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आप देखोगे आपके सामने क्वेश्चन आएगा और सारे पैटर्न आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा। अगले बार जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन जब नोट डाउन करोगे तो कोई भी पैटर्न आए आप फटाफट पकड़ लोगे और सॉल्व कर दोगे। बात हुआ इंग्लिश का, तो मैं इंग्लिश का बात करूं तो इंग्लिश में 3 चीज होता है, ग्रामर होता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है और वोकैबुलरी होता है। मान लिया ग्रामर से कोई एरर कर रहे हो, ग्रामर से कोई एरर कर रहे हो तो किस कॉन्सेप्ट की वजह से एरर कर रहे हो, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आप देखो उसके कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ो, उसके प्रॉपर नोट डाउन करो, कोई कॉन्सेप्ट जो आपको भूल गए हो। प्रीपोजिशन से एरर कर रहे हो, सबसे ज़्यादा एरर प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से होता है, नोट डाउन करना है। अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है, क्लोज टेस्ट। अगर क्लोज टेस्ट में एरर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक एरर करके आना, टेंशन मत लो, क्योंकि 1 महीने में आपको क्लोज टेस्ट में आप 100% स्कोर नहीं करोगे, वो सिली मिस्टेक हो जाता है क्लोज टेस्ट में। तो यहाँ पे अगर क्लोज टेस्ट में एरर हो जा रहा है एक आधा तो आप टेंशन मत लो, ये मैक्सिमम लोग का होगा। लेकिन अगर आप वोकैब में एरर कर रहे हो तो आप ढंग से पढ़े नहीं हो। वोकैब या तो एरर करोगे या तो अनअटेम्प्टेड, या तो सही करोगे या फिर छोड़ोगे। वोकैब का 2 ही केस होगा, या तो आप उसको राइट करोगे या छोड़ोगे। तो जो राइट किए मतलब आपको याद है, जो छोड़े वो आपको नहीं याद है। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, उसको नोट डाउन करोगे, रिवाइज करोगे। ऐसे किया जाता है एनालिसिस। जीके का एनालिसिस बताऊं तो जीके में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अभी कम टाइम है। तो जीके आप क्या करो, पेपर दिए, जो भी मार्क्स आया उसमें आप देख लिए जो एरर कर रहे हो, तुक्का लगाने की वजह से एरर हो रहा है या फिर आप भूल गए थे। तुक्का लगाने की वजह से एरर हो रहा है तो तुक्का लगाना कम करो, भूल गए थे तो रिवाइज करो। जीके में आपको कोई चीज़ नोट डाउन नहीं करना है, अभी टाइम कम है तो अभी सिर्फ आपको रीड करना है, जो भी चीज़ हो उसको रीड कर लेना है। टाइम ज़्यादा है तो जीके के लिए आप जो नोट्स बनाए होंगे पहले, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, उससे आप देखो क्या एरर कर रहे हो, क्या नया चीज़ आ रहा है, उसको एनालिसिस करो। अगर आपको अभी तो टाइम नहीं है, आपके पास नोट्स भी नहीं होगा कोई पुराना, तो आप कुछ नहीं करना है, जो भी टेस्ट दे रहे हो उसके टेस्ट में जो डिस्क्रिप्शन में रहता है एनालिसिस या फिर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को रीड करना है, इतना काफ़ी है। अब मैं बताऊं हम लोग क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में। तो हम लोग एक कुछ सेशंस लाने का प्लान कर रहे हैं जिससे आप लोगों का हेल्प कर पाए। अभी अपन लोग प्लान कर रहे हैं, माई पाठशाला का टीम प्लान कर रही है, 4-5 लोग हैं। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम मिलता है क्योंकि मैं मेंस की बच्चों का क्लासेस ले रहा हूँ। मेंस का क्लास एक बार थोड़ा कम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। अभी मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, इसी वजह से यूट्यूब पर भी मैं कम आ रहा हूँ, इसी वजह से, क्योंकि मेरी क्लासेस अंदर में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अंदर की क्लासेस मेरे को लगातार पर डे लेना पड़ता है, इस वजह से अभी हम लोग कम क्लासेस यूट्यूब पर ले रहे हैं। लेकिन एमटीएस के बच्चों के लिए, अपने भाइयों एमटीएस के लिए, आप लोगों के लिए हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जल्दी आ रहे हैं। अनाउंस करने वाले हैं हम लोग, सर के साथ बात हो रहा है, अनाउंस जल्दी ही करेंगे। आप लोग थोड़ा देर वेट कर लो, अगले कुछ दिन में आपका रिवीजन का पूरा जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है। और रिवीजन की वजह से जितना इम्प्रूवमेंट होगा आप सोच नहीं पाए होंगे, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट जानना चाहते हैं किस लेवल पे मैं करा सकता हूं तो आप सीजीएल के बच्चों को पूछो। अगर जानते हो तो सीजीएल के बच्चे जो मेरा मैराथन सेशन देखे थे उन लोगों से पूछो किस लेवल का इम्प्रूवमेंट उनको फील हुआ था एग्जाम के दिन। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें आपको सिखा पाऊँ, एग्जाम में हेल्प कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहना है, मन लगा के मेहनत करते रहना है, सिलेक्शन लेना है और घर वालों को ख्याल रखना है।